तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. The first print, figure number 1 of the series, shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. On the earth, in the foreground of an image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume, leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time we already nation states. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं 1848 में फेडरिक रोसोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक 4 सीरीज बनाते हैं प्रिंट की अपने ड्रीम दिखाते हुए उनमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की ड्रीम दिखाते हुए वो एक 4 प्रिंट बनाते मतलब ड्राइंग या इलस्ट्रेशन बनाते हैं। जो फर्स्ट प्रिंट था उनका फिगर नंबर 1 ये वाला है, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, ये है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, मतलब वो बस एक यही चीज ये सारे पहले चाहते थे कि सॉवरेनिटी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी हो। दिखाते हैं कि जो पीपल है यूरोप और अमेरिका के मैन और वुमेन दोनों सारे क्लास के सारे ऑल एजेस के एक लॉन्ग ट्रेन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी ट्रेन है, एकदम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से जा रही है। तो दिखा रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इसको पास करते हुए जा रहे हैं। जैसे आप रिकॉल कर रहे होगे क्लास 9 में आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो सारा टाइम लिबर्टी पर्सोनिफाई करता था फीमेल फिगर जैसे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसके हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जिससे पता चलता है कि लोगों को नॉलेज है। और दूसरा है दूसरे हैंड में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। अब आप बोल रहे हो कि वुमेन का चार्टर राइट किधर है, तो आपको पता ही होगा कि पहले जो था वुमेन के राइट्स मैन एज कम्पेयर टू मैन कम हुआ करते थे, मतलब उनको कम राइट होते थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो उसलिए यहाँ पे राइट ऑफ चार्टर राइट्स ऑफ मैन। तो आगे देखते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है। सिंबल्स एब्सोल्यूटिस्ट के सिंबल्स दिखाई देते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। इन द हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्मल ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड मिलिटरीज एंड रिप्रेसिव। तो मतलब ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है जिसमें पब्लिक के पास कुछ नहीं होता, सारा सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होता है। मतलब जैसे राजा अकेला जो होता है वही पूरा रूल करता है, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं होता है, जो वो कह देता है पब्लिक को मानना पड़ता है। सोरेस के यूटोपियन विजन का मतलब अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो जो मतलब हम चाहते हो और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मतलब बहुत मुश्किल है एग्जिस्ट करना। अगर अब हम सोचे कि इधर हर एक बंदे के पास इक्वल पैसा हो, इक्वल घर हो, इक्वल गाड़ी और इक्वल बैंक बैलेंस हो, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यही एक टाइप से यहाँ पे शो हो रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती या बहुत मुश्किल करेगी। वो डिस्टिंक्ट जो पीपल डिफरेंट वर्ल्ड के जो पीपल है वो डिस्टिंक्ट नेशन जैसे ग्रुप किए गए हैं, उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से डिटरमाइन किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसे कपड़े पहने, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सेम ब्लू वाला, यहाँ पे भी कईयों ने ऐसे ब्लैक और व्हाइट कोट पहने हैं बीच बीच में। तो मतलब अलग अलग कंट्री के ये लोग जो है अपने कॉस्ट्यूम से डिटरमाइन कर रहे हैं एक दूसरे को कि मतलब वो इस कंट्री के हैं। जो यू जो ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड जो यहाँ पे मार्च कर रहे थे वो इस टाइम पे ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे जो ये नेशन स्टेट क्या होता है, तो इसमें देखा जाए तो टोटल
तीन टर्म्स हैं। एक है हमारा स्टेट, एक है नेशन, एक है नेशन स्टेट्स। तो ये हम अभी थोड़े थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये इतना डिटेल में सुनने की जरूरत नहीं है, बस ये एक टाइप से इंट्रोडक्शन है चैप्टर की कि क्या बात होगी इस चैप्टर में, मतलब यही बताया गया है। वैसे हम पढ़ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। France, identifiable as an revolutionary tricolor, had just reached the statue. She is followed by the peoples of Germany bearing the black and red gold flag. Interestingly, at the time when Soro created this image, the German people did not exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation under a democratic constitution. Following the German people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, Russia, from the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used to artists to symbolize fraternity among the nations of the world. तो क्या है कि ये सारे लोग यहाँ पे, ये जितने लोग दिए गए हैं, ये जैसे ये पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलीज, लोम्बार्डी, ये सारे जितने भी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे इधर इनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो जर्मन था ना, वो अभी तक यूनाइटेड नेशन नहीं था। इस पेंटिंग बनते जब ये पेंटिंग बन रही थी, तब जर्मनी यूनाइटेड नेशन फिलहाल नहीं था। और इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ऊपर जो क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स है, वो इस सीन को देख रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे एंजल्स वगैरह हैं। ये क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट है। और यहाँ पे काफी सारे सेंट्स भी हैं जो ऊपर से इस सीन को देख रहे हैं, जो कि फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं कि मतलब वर्ल्ड पे, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation-state in place of multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. The commonness did not exist from the immemorial. It was forged through struggles, through the actions of the leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो यही है यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पूरा चैप्टर हमें, जो सौर्य का फिगर 1 है उसमें जो चीजें हैं, पूरा चैप्टर उसी से डील करेगा कि कैसे सारे चेंजेस आए, नेशन स्टेट कैसे बना, मल्टी नेशन डायनेस्टिक एम्पायर यूरोप के कैसे बने। बस ये सारा मतलब फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी और सॉवरेनिटी लाने की बात ही अभी इस चैप्टर में चल रही है। अब इस चैप्टर में टोटली तीन चीजों की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है स्टेट के बारे में, दूसरा नेशन के बारे में और तीसरा नेशन स्टेट के बारे में। अब स्टेट क्या होता है? अब स्टेट जो होता है वो होता है एरिया। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये तीन किंग है, अब उनके ये तीनों का एक एक किंग है ए, एक किंग है बी और एक किंग है सी। तो ये इनका स्टेट है, मतलब कितना एरिया ये कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब इनका स्टेट हो गया कि कितना एरिया ये कवर करते हैं। अब नेशन क्या होता है? अब अगर ये जैसे ये सारे लोग हैं, अगर ये बस अपना अलग अलग अपने में लगे हुए हैं, मतलब ये कुछ नहीं कर पा रहे नेशन जैसे, मतलब सिर्फ एक किंग यहाँ पे बैठ के रूल कर रहा है, ठीक है, या किंग बैठ गया और ये लोग सिर्फ हैं, तो ये कोई नेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर अगर सारे लोग यूनाइट हो जाएं और मतलब सारे एक साथ रूल कर रहे हैं, मतलब वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक टाइप की हो गई है, तो वो एक टाइप से नेशन कहलाता है कि जिसमें लोगों का रूल होता है और जिसको जो उनका रूलर बनता है वो भी लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मतलब एक तरह से पूरी डेमोक्रेसी है नेशन, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब एक स्टेट भी है, मतलब जैसे इंडिया एक स्टेट हो गया और यहाँ पे नेशन भी है, तो ये कहलाता है हमारा तीसरा चीज नेशन स्टेट। तो बस यही इन तीनों में डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस बहुत है। आपको यहाँ की तरफ यही दो तीन क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड नेशन स्टेट, या स्टेट और नेशन के बीच का डिफरेंस, और यहाँ पे कि कौन थे ये फेडरिक सोरियो,
और इनकी फर्स्ट पेंटिंग क्या शो कर रही थी, कौन कौन से लोग थे, मतलब 1 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मेन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो अभी इस वीडियो में हम ये यहाँ तक कवर करेंगे। ये जो सेकंड पार्ट होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये तो आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। France, as you know, you would remember a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। तो आपको ये भी पता होगा, आपने नाइन्थ में पूरा काफी डिटेल से नाइन्थ में था कि कैसे उनका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब उससे पहले का रूल जो कि लुई 16 था वो कैसे हटाया गया। तो यहाँ पे अभी यही है। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। तो वही रेवोल्यूशन के कारण कैसे जो सॉवरेनिटी का ट्रांसफर था मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स की तरफ आ गया। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and the shape in its density। तो यही है कि रेवोल्यूशन प्रोक्लेम किया था कि कैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जो नेशन होगा वो अपनी शेप कैसे लेगा, मतलब पीपल ही उनको शेप देंगे। तो यही था मेन अभी। ये मतलब आपको नाइन्थ का एक बार को रिवाइज करवाया है एक टाइप से ये इसमें। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। तो यही है कि स्टार्टिंग से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने काफी मेजर्स और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किए थे जिससे वो जिस एक सेंस कर सकते हैं, सेंस बना सकते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी का फ्रेंच पीपल के बीच में। The ideas of Leo Perret, the fatherland, or Leo citizen, the citizen, emphasize the notion of the unity community enjoying equal rights under a constitution। तो ये है, यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी भारत माँ है, वहां पे उधर फ्रांस को अपना पिता माना जाता था और ये सिटीजन को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। तो ये वही बताया गया, मतलब वो उस टाइम मोनार्की को हटा रहे थे तो उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे नया कॉन्स्टिट्यूशन। A new French flag, the tricolour, was chosen to replace from the former standard. The States General now was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths were taken, and mattresses commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens within a territory. Internal customs, duties, and dues were abolished, and a uniform system of weights and measures were adopted. Regional dialects and discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the national common language of the nation। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो जो ये था ना फ्रांस, इनके लोगों ने क्या किया कि एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया ट्राई कलर, जो कि उन्होंने पुराने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग से रिप्लेस कर दिया। स्टेट जनरल जो थी अब वो एक्टिव सिटीजन से रिप्लेस थी। एक्टिव सिटीजन मतलब जो उस टाइम पे तीन तीन लेबर जितना वेज पे करते थे टैक्स की, जैसे उसे नेशनल असेंबली भी रीनेम कर दिया गया स्टेट जनरल की बॉडी को। न्यू हेम्स मतलब गाने और ओथ्स और मैट्रिस बनाए गए ताकि लोगों को अंदर से होप दिलाई जाए कि ये हम फ्री है, सॉवरन है और हमारे बीच में इक्वालिटी है, मतलब एकदम न्यू करने की कोशिश की गई फ्रांस को। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और लॉज बनाए गए हर सिटीजन के लिए। जो इंटरनल ड्यूटीज और ड्यूज थे वो सारे एबॉलिश कर दिए गए और जो भी वेट्स और मेजर्स के सिस्टम थे वो न्यू अडॉप्ट किए गए। जैसे अगर ये मान लीजिए ये फ्रांस है पूरा, अगर इसके 4 हिस्से कर दें, सॉरी 5, तो जैसे यहाँ पे 1 किलो का मतलब होगा 900 ग्राम, यहाँ पे 1 किलो का होगा 1000 ग्राम, यहाँ पे 950 ग्राम। तो ये यही था कि इक्वल करना है, ये सबको हटा देना है, ठीक है। तो इन्होंने ये किया। जो पेरिस में जो लैंग्वेज थी उसे कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन का, तो मतलब पूरा सब कुछ इक्वल कर दिया गया, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं छोड़ा। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destinies of the France nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help the peoples of Europe to become nations। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि ये उनका मिशन है कि जो फ्रेंच नेशन है
वो सारे यूरोप के पीपल को डेपोटिज्म से निकाल के उन्हें भी लिबरेट लिबर्टी दी जाए और उन्हें भी एक नेशन बनाया जाए। When the news and the events of France reached of the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way of the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1970s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो क्या था कि जब ये सारे इवेंट्स के न्यूज़ फ्रांस से डिफरेंट सिटीज यूरोप में फैल गए, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे और मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, वो जैकोबिन क्लब्स में सेट करने लगे। जैकोबिन क्लब्स आपको याद होगा, जो सारे रेवोल्यूशनरी काम कर रहे थे वही थे जैकोबिन क्लब्स, जिनका लीडर था रॉबेस्पेरी मैक्सिमिलियन। याद होगा आपको, क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। जितने भी एक्टिविटीज और कैंपेन थे वो सारे बनाए गए फ्रेंच आर्मीज, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में और कुछ इटली में भी भेजी गई 1970s, मतलब 1790, सॉरी 1790, मतलब 1790 से लेके जो 1800 के बीच का टाइम होता है, वो था जब आउटब्रेक हुई रेवोल्यूशनरी वॉर्स की। तो फ्रेंच आर्मीज थी वो नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड भी लेके जाने लगी। मेनली तो यहाँ पे आपको सारा नॉर्थ में देखना कि ये रहा फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यही कुछ, और यहाँ पे एक इंग्लैंड, यही कुछ मेन कंट्रीज है इस पूरे चैप्टर में जिसकी बात होने वाली है। With the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. On return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but the administrative field had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more efficient and efficient. The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did always the privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right of property. This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manual dues. In the towns through guild, restrictions were removed, the transport and communication systems were improved, peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a new found freedom. तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसे होता है तो नेपोलियन क्या करता है, वापस से जब आता है वो काफी न्यू रिफॉर्म्स बनाता है जो कि फ्रांस में होता है। ये अब क्या करता है कि वापस से मोनार्की ही ले आता है। पर ऐसा नहीं है कि इसने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया, बट इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी सारे न्यू प्रिंसिपल्स लाए, जिसने सिस्टम को काफी सुधारा और उसको एफिशिएंट बनाया। ये जो सिविल कोड है 1804 का, इसे ज्यादातर नेपोलियनिक कोड माना जाता है, जो कि सबको बर्थ के ऊपर प्रिविलेजेस मिलते हैं कि ठीक है तुम्हें टैक्स नहीं पे करना या तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। जिसने इक्वालिटी बिफोर लॉ भी बनाया। इसमें मतलब क्या है कि सारे कानून के आगे एक है, और प्रॉपर्टी का राइट भी सिक्योर किया। जो कोड था उसे सिर्फ फ्रेंच कंट्रोल में जहां जहां जितनी जगह थी सब जगह किया गया। और जो डच रिपब्लिक था स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी में, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया, जिसमें फेडरल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और पीजेंट्स को भी फ्री कर दिया गया, और मतलब उनको थोड़े बहुत ड्यूज देने पड़े। और जो टाउन्स थे उनमें भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सारे रिमूव कर दिए गए, और जितने भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे सबको इम्प्रूव किया गया। और जो पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन थे वो न्यू फाउंड फ्रीडम एंजॉय करने लगे, मतलब उनको न्यू फाउंड फ्रीडम मिल गई। अब आगे पढ़ते हैं। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement of exchange of goods and capital from one region to another. तो उन्हें और फायदा होने लगा। जो बिजनेसमैन और स्मॉल सेल प्रोड्यूसर थे वो उनको रियलाइज हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट मतलब इक्वल जगह पे इक्वल वेट्स और मेजर्स, और नेशनल करेंसी मतलब कॉमन नेशनल करेंसी की हर जगह एक ही करेंसी, वो मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैपिटल में बढ़ाएगी एक रीजन से दूसरी रीजन।
अभी आगे रीड करते हैं. However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to the French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe also seemed to outweigh the advantages of administrative. तो क्या था कि जितने भी एरियाज को कॉन्कर किया गया मतलब ऐसे जैसे वो फ्रेंच रूल और पीपल के रिएक्शन से सारे मिक्स हो गए थे. जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में थे काफी सिटीज थी जैसे ब्रूसेल्स, मेंज, मिलान और वॉर्सो जहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी जैसे. पर जो इनिशियल एंथुसियाज्म था वो बहुत ही जल्दी हॉस्टिलिटी में बदल गया जिससे काफी क्लियर हो गया कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो वो पॉलिटिकल फ्रीडम के हाथ में नहीं गए. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स करप्शन जो आर्मीज थी वो उस कारण रेस्ट बचा हुआ यूरोप को सारा कॉन्कर करना पड़ा. और जो जितना भी था कि आउटवे एडवांटेजेस तो ये सारे मतलब जितने एडवांटेजेस हुए ये जितने चीजें हुई ये सारा आउटवे करके एडवांटेजेस को मतलब जो जो नुकसान हुए वो एडवांटेजेस से तो ज्यादा नुकसान ही हो गए तो इसका कुछ फायदा नहीं हुआ. तो अभी तक का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि ये होता क्या है कि सबसे पहले तो ये फ्रेंच में क्या होता है फ्रांस में कि ये पहले वो होता है रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. उसके बाद धीरे-धीरे लोग और मतलब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हैं मतलब कि ट्राई कलर जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि वो उन्होंने मतलब जैसे वो सारे इक्वल है इक्वालिटी है. उसके बाद फ्रांस में उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग बनाया अपने पुराने फ्लैग को रिप्लेस किया न्यू गाने बनाए न्यू ओथ्स लिए जिससे और हो उन्होंने सब जगह इक्वालिटी की मतलब इक्वल भी कर दिया वैसे भी इक्वल कर दिया मतलब सारे मेजरमेंट सारी करेंसी लैंग्वेज सब कुछ ये फर्दर बढ़ाया गया फ्रेंच नेशन से पूरे यूरोप तक फैला दिया गया. उसके बाद लोग जैकोबिन क्लब्स भी बनाने लगे अपने अपने और ये और सिटीज में सारी सिटीज में फैलता गया धीरे धीरे. उसके बाद उसके बाद जो नेपोलियन थे उन्होंने फिर से मोनार्की लाई और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया. उन्होंने काफी प्रिंसिपल्स बनाए जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को फायदा हुआ. उन्होंने एक नेपोलियन कोड सिविल कोड ऑफ 1804 भी लाया जिसमें क्या होता है कि जो पीजेंट्स को उनको फ्री में जाके उनके घर पे काम करना पड़ता है जो उनको लैंड देते हैं. फेडरल सिस्टम को भी हटा दिया गया. उसके बाद लेकिन जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया. जो पीजेंट्स और वर्कर और न्यू बिजनेसमैन थे उनको न्यू फाउंडेशन फ्रीडम मिला. जो बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स है और जो कॉमन नेशनल करेंसी है वो उनके फैसिलिटेट करेगी उनकी मूवमेंट को एक्सचेंज ऑफ गुड्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में. उसके बाद ये एरियाज को कॉन्कर कर लिया गया और इनसे फ्रेंच रूल जो होता है वो मिक्स हो गया. इनिशियली जो वो ज्यादा प्लेसेस था हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के और काफी सिटीज जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान और वॉर्सो और फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया एज ए हार्बिंगर्स जैसे लिबर्टी के. पर जो इनिशियल एंथुसियाज्म था वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी में बदल गया जिससे काफी क्लियर हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो सही हाथ में नहीं थे. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप मतलब कोई किंग को कुछ कह नहीं सकता और जो कॉन्स्क्रिप्शन थी जो फोर्स की गई आर्मीज को वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को काउंटर कर दिया गया. और जो देखा गया कि ये तो एडवांटेजेस से ज्यादा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. तो ये देखते हुए इन्होंने वापस तो अभी तक तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं. तो ये था हमारा हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10 का पार्ट 1. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ये चैप्टर समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय.